नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। आज इस वीडियो में हम समाजशास्त्र के और समाज के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसको विवाह कहा जाता है। विवाह यानी मैरिज। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विवाह का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में, विवाह की उत्पत्ति कैसे हुई, विवाह के उद्देश्य क्या हैं और विवाह के प्रकार क्या हैं। हाँ, हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह, सिख विवाह, ईसाई विवाह, इन विवाहों की चर्चा हम इस वीडियो में ना करके इसके अगले अंक में करेंगे। यहाँ पर हम केवल विवाह के बारे में एक मूल अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं हम अपने वीडियो पर। हम देख रहे हैं यहाँ पर दिया है विवाह, मैरिज। विवाह का अर्थ, एक सामान्य अर्थ में विवाह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से पुरुष व स्त्री की यौन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने, उसे एक निश्चित ढंग से नियंत्रित करने व बच्चों को जन्म देने व उनका लालन पालन करने की व्यवस्था है। अब यहाँ पे देखिए विवाह के अर्थ में क्या क्या शामिल है। स्त्री और पुरुष के मध्य यौन संबंध की आवश्यकता की पूर्ति। दूसरा, स्त्री और पुरुष के मध्य स्थापित होने वाले यौन संबंध को निश्चित ढंग से नियंत्रित करना, बच्चों को जन्म देना एवं उनका लालन पालन करने की व्यवस्था इसमें निहित है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो विवाह वह संस्था है, क्या है? संस्था है जिसके द्वारा स्त्री व पुरुष का यौन संबंध समाज द्वारा मान्य तरीकों से व्यवस्थित होता है तथा परिवार को बसाने और बच्चों को जन्म देने व उनके लालन पालन करने के उद्देश्य को पूरा किया जाता है। वास्तव में विवाह परिवार को अस्थायी रूप देने वाली प्रमुख संस्था है। विवाह क्या है? विवाह एक संस्था है जिसके द्वारा स्त्री व पुरुषों के यौन संबंधों को समाज द्वारा मान्य तरीकों से व्यवस्थित किया जाता है तथा परिवार को बसाने एवं बच्चों को जन्म देने व उनके लालन पालन करने का उद्देश्य पूरा किया जाता है। वास्तव में विवाह परिवार को अस्थायी रूप देने वाली प्रमुख संस्था है। परिवार को अस्थायी रूप देने वाली प्रमुख संस्था जो है वो विवाह है। आगे बढ़ते हैं। विवाह की कुछ सामान्य परिभाषाएं। अब जैसे विभिन्न विचारकों ने जैसे सारी चीज़ों की परिभाषाएं दी गई, वैसे विवाह की परिभाषा विभिन्न विचारक जो है अपने हिसाब से क्या दे रहे हैं उसको हम देखते हैं। नंबर 1 पे है जॉनसन। इन्होंने क्या कहा विवाह के बारे में? विवाह द्वारा एक स्त्री व एक पुरुष को समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोए बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। जॉनसन का कहना है कि विवाह द्वारा एक स्त्री व एक पुरुष समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोए बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। अगली परिभाषा है मजूमदार एवं मदान की। इन्होंने क्या कहा? इनका कहना है कि विवाह संस्था में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो विषम लिंगियों की यौन क्रिया और उनसे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार देता है। इनका कहना है कि विवाह संस्था में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो विषम लिंगियों की यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार देता है। आगे बढ़ते। लूसी मेयर, इनके अनुसार विवाह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिसमें जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है।
अर्थात विवाह के द्वारा या विवाह के बाद उत्पन्न संतान को समाज के द्वारा वैधता प्रदान कर दिया जाता है। इनका कहना है कि विवाह जो है स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिसमें जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। वेस्टर्न मार्ग के अनुसार विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला संबंध है। इनका कहना है कि विवाह एक या एक से अधिक पुरुषों का एक या एक से अधिक स्त्रियों के साथ होने वाले संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है। यहां पर इन्होंने प्रथा और कानून दोनों की चर्चा की। प्रथा और कानून दोनों स्वीकार करते हैं और जिसमें इस संगठन में आने के बाद, इन्होंने विवाह को क्या कहा? संगठन कहा। जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। आगे बढ़ते हैं। बोगार्ट्स, इन्होंने क्या कहा? इनका कहना है कि विवाह स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। अर्थात विवाह के माध्यम से एक स्त्री और पुरुष अपने नए पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं। WHR रिवर्स, इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उसे विवाह कहते हैं। अर्थात विवाह के द्वारा ही मानव समाज में यौन संबंधों का नियमन होता है। नियमन होता है। अगले विचारक हैं गिलिन एवं गिलिन। इनका क्या कहना है? विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज द्वारा स्वीकृत तरीका है। अब यहां पे देखिए, परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक जन्म मूलक होता है और दूसरा प्रजनन मूलक होता है। इसकी चर्चा हम विस्तृत रूप से परिवार की लेक्चर में करेंगे जब हम परिवार पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप इतना जान लीजिए कि जन्म मूलक परिवार वो होता है जिसमें आप जन्म लेते हैं खुद, और प्रजनन मूलक कौन सा होता है? जिसमें आपके द्वारा कोई जन्म लेता है, उसे प्रजनन मूलक कहा जाता है। तो यहाँ पे गिलिन एवं गिलिन का क्या कहना है? इनका कहना है कि विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज द्वारा स्वीकृत तरीका है। अगले विचारक हैं मलिनोव्स्की। इनका क्या कहना है? इनका कहना है विवाह बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल हेतु इकरारनामा है। इन्होंने क्या कहा कि बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल हेतु इकरारनामा जो है वही विवाह है। लोवी का क्या कहना है? इनका कहना है कि जायज साथियों में अपेक्षितया पक्का संबंध, जायज साथियों मतलब जिनको सामाजिक रूप से मान्यता मिली हो, उन साथियों में अपेक्षितया पक्का संबंध ही विवाह है। आगे बढ़ते हैं। हर्टन एवं हंट, इन्होंने क्या कहा? इनका कहना है कि विवाह एक स्वीकृत सामाजिक प्रणाली है। क्या है? एक स्वीकृत सामाजिक प्रणाली है जिसके अनुसार दो या अधिक व्यक्ति परिवार की स्थापना करते हैं। दो या अधिक व्यक्ति परिवार की स्थापना करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विवाह की उत्पत्ति। विवाह की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में हम सबसे पहले मार्गन के विचारों को देखते हैं। इनका जो सिद्धांत था वो उद्विकासी सिद्धांत था। इनका मानना है कि विवाह नामक संस्था का प्रारंभ में अभाव था, मतलब स्टार्टिंग में विवाह नाम की कोई संस्था थी ही नहीं। फिर क्या था?
प्रारंभ में समाज में यौन साम्यवाद की स्थिति थी। कौन सी स्थिति थी? यौन साम्यवाद की स्थिति थी। उसमें क्या था? उसमें किसी भी पुरुष को किसी भी स्त्री के साथ संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता थी। ये किसके लक्षण है? यौन साम्यवाद के, जहां पे ये डिसाइड नहीं था कि कौन सा पुरुष किस स्त्री के साथ संबंध स्थापित करेगा। क्योंकि विवाह नाम की कोई संस्था थी नहीं, तो इसका निर्धारण भी बहुत मुश्किल था। अब मॉर्गन ने विवाह नामक संस्था के विकास की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया। कौन सा? समूह विवाह। नंबर 1 ये कहते हैं कि सबसे पहला जो चलन था वो समूह विवाह का था। दूसरा सिंडेस्मियन विवाह। इसके बाद आपका तीसरे नंबर पे इनके हिसाब से आता है व्यवस्थित विवाह। आगे बढ़ते हैं। बैकोफेन, इन्होंने विवाह की उत्पत्ति के 3 अवस्थाओं का वर्णन किया। कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया? 3 अवस्थाओं का। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं? पहला है बहुपति विवाह, मतलब जिसमें एक से ज्यादा पति होते थे। उसके बाद क्या हुआ? बहुपत्नी विवाह। इसके बाद जिसमें एक ही पति की एक से ज्यादा पत्नियां थी। और अंतिम तीसरा क्या है? एक विवाह। वेस्टरमार्क, इनका कहना है कि मनुष्य पशु से भिन्न होता है। बिल्कुल मनुष्य पशु से भिन्न होता है। मनुष्य में अपनत्व और ईर्ष्या की भावना पाई जाती है। क्या पाया जाता है? अपनत्व और ईर्ष्या। देखिए यहाँ पे अपनत्व और ईर्ष्या दोनों लिखा गया है। ये दोनों भावना मनुष्य में पाई जाती है। इसीलिए जिसके साथ एक बार संबंध स्थापित कर लेता था उसे हमेशा के लिए अपना लेता था। इसीलिए एक विवाह समाज में विवाह का अस्थायी रूप था और है। ठीक वेस्टरमार्क का कहना है कि मनुष्य जो है ये पशु से भिन्न है। इसमें अपनत्व और ईर्ष्या दोनों भावनाएं पाई जाती हैं। इन्हीं भावनाओं के कारण एक बार मनुष्य जब किसी के साथ कोई संबंध स्थापित कर लेता था तो उसे वह हमेशा के लिए अपना लेता था। और इसीलिए एक विवाह समाज में विवाह का अस्थायी रूप था और है भी। आगे बढ़ते हैं। विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये मर्डॉक के अनुसार दिया गया है, जिसमें यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, संतानों का समाजीकरण और पालन पोषण। ये 3 बातें मर्डॉक के अनुसार विवाह के मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत शामिल है। अब हम चर्चा करते हैं विवाह के प्रकार के। हमने जैसा कि पहले भी बताया कि जो धार्मिक विवाह जैसे हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह, सिख विवाह, ईसाई विवाह, इसके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके पार्ट 2 बना देंगे, उसमें कर देंगे। यहां पे हम देखते हैं विवाह के प्रकार। मुख्य रूप से विवाह के 2 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है एक विवाह, दूसरा बहुविवाह। अब यहां पे दिया गया है विवाह के प्रकार में पहला एक विवाह दिया गया है। अब एक विवाह मोनोगैमी। वेस्टरमार्क ने एक विवाह को ही विवाह का आदि रूप माना है। इनका मानना है कि एक विवाह ही समाज में प्रारंभिक रूप से प्रचलित था। अभी ऊपर इन्हीं की परिभाषा की चर्चा की गई, जिसमें इन्होंने कहा कि मनुष्य पशु से भिन्न है और मनुष्य में अपनत्व और ईर्ष्या दोनों की भावनाएं पाई जाती हैं। परिणाम स्वरूप मनुष्य जिससे एक बार संबंध स्थापित कर लेता था उसको हमेशा के लिए अपना लेता था। इसी के बाद इनका कहना यह है कि एक विवाह को ही इन्होंने विवाह का आदि रूप माना था। मतलब प्रारंभ से ही मनुष्य जो था वो एक विवाह वाली परंपरा से जुड़ा हुआ था।
मलिनोवस्की का क्या कहना है? इनका कहना है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। तब इन्होंने यहाँ तक कह डाला कि एक विवाह ही जो था ये समाज का सच्चा स्वरूप है और था भी और रहेगा भी। इसके अलावा किसी विवाह का कोई मतलब नहीं था। अब एक विवाह में क्या है? एक विवाह में एक समय में, मुख्य बात क्या है, एक समय में एक स्त्री या पुरुष एक ही पुरुष या स्त्री से विवाह कर सकता है, विवाह करता है या कर सकता है। मतलब एक विवाह में यही होता है कि एक समय में एक स्त्री के पास एक ही पति होगा या एक पुरुष के पास एक ही पत्नी होगी। वर्तमान में इसे विवाह का सर्वश्रेष्ठ रूप समझा जाता है, और वर्तमान में शायद सबसे ज्यादा प्रचलित भी यही है। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा इसे आवश्यक भी कर दिया गया है। मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति, हो जनजाति, भील जनजाति, उरांव आदि जनजातियों में यह प्रथा पाई जाती है। सामान्य रूप से तो पाई ही जाती है, लेकिन यहाँ पे हम जो चर्चा कर रहे हैं ये केवल उन जनजातियों की कर रहे हैं जिनमें एक विवाह प्रचलन पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, एक विवाह के भी दो स्वरूप पाए जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है क्रमिक एक विवाह, सीरियल मोनोगेमी। इसमें क्या है? एक समय में एक ही से विवाह, ठीक है, तो एक विवाह जिसमें एक पुरुष एक समय में एक ही पत्नी या एक स्त्री एक समय में एक ही पति रख सकती है। लेकिन इसमें क्रमिक एकल विवाह अर्थात एक समय में एक ही से विवाह, ये तो ठीक है, लेकिन किसी एक के मृत्यु या छोड़ने के बाद दूसरा विवाह संभव है। अर्थात जैसे किसी पति की पत्नी मर गई तो उसके दूसरे विवाह की अनुमति उसको होगी, और किसी स्त्री का पति मर गया तो उसको भी दूसरे विवाह की अनुमति होती है। मतलब क्रमिक एकल विवाह। दूसरा क्या है? एकल विवाह, स्ट्रेट मोनोगमी। इसमें क्या है? इसमें एक ही बार विवाह होता है, मतलब किसी के मृत्यु या छोड़ने के बाद भी दूसरा विवाह नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। पहला टाइप था विवाह का एक विवाह, और दूसरा है क्या? बहुविवाह। बहुविवाह में क्या होता है? जब एक से अधिक पुरुष व स्त्रियां, मतलब एक से अधिक पुरुष या एक से अधिक स्त्रियां वैवाहिक बंधन में बंधते हैं तो उसे वह विवाह कहते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि बहुविवाह को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? नंबर 1 बहुपति विवाह, पॉलिएंड्री। बहुपति का मतलब, बहु मतलब बहुत, पति मतलब पति, जिसमें पति बहुत सारे हों, मतलब एक से ज्यादा पति होने चाहिए। ठीक, इसका क्या है? एक स्त्री का कई पतियों के साथ विवाह, एक स्त्री का कई पतियों के साथ विवाह बहुपति विवाह कहलाता है। अब वेस्टरमार्क ने क्या कहा इसके बारे में? इनका कहना है कि लिंग अनुपात असंतुलित होना ही बहुपति विवाह का कारण है। ठीक, इनका कहना है कि लिंग अनुपात जो था ये असंतुलित था। असंतुलित मतलब फीमेल की संख्या कम थी और मेल की संख्या ज्यादा थी, तो वहां पे क्या हुआ? बहुपति विवाह हो गया। ठीक, अब नीचे देखते हैं एक समनर, डॉक्टर सक्सेना, कनिंघम, इनका क्या कहना है कि बहुपति विवाह का मुख्य कारण जो है ये गरीबी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बहुपति विवाह को भी 2 भागों में बांटा गया। ठीक, कौन कौन से? पहला है भ्रातृक बहुपति,
फ्रेटर्नल पॉलिएंड्री। इसका मतलब क्या है? इस विवाह में जो है सभी पति आपस में भाई रहते हैं। क्या होता है? सभी पति आपस में भाई होते हैं। अर्थात एक घर में अगर किसी एक भाई की शादी हो जाती थी तो उस घर में जितने भी भाई होते थे सब उस महिला के या उस स्त्री के पति माने जाते थे, जिसमें सबसे ज्यादा अधिकार जो होता था वो सबसे बड़े भाई का होता था। हाँ, इसमें एक बात और थी कि जैसे एक समय में वह स्त्री जिस पति के सानिध्य में है उस समय कोई दूसरा भाई या कोई दूसरा पति उससे हस्तक्षेप नहीं करता था। हाँ, संतान उत्पत्ति के संदर्भ में इसमें कई सारे उल्लेख मिलते हैं। तो उसकी चर्चा हम कहीं पर अलग से कर लेंगे। यहां पर हम केवल बस इतना ही देखते हैं कि इसमें क्या होता है, भ्रातृक बहुपद में सभी पति जो हैं वो आपस में भाई होते हैं। हाँ, इस विवाह का प्रचलन खस, टोडा, कोटा आदि जनजातियों में पाया जाता है। मैकलिनन का क्या कहना है? इनका कहना है कि भ्रातृक बहुपति विवाह जो है ये तिब्बती बहुपति विवाह की प्रथा है। ठीक, इन्होंने भ्रातृक बहुपति विवाह की तुलना तिब्बती बहुपति विवाह की प्रथा से किया है। दूसरा क्या है? अभ्रातृक बहुपति विवाह। ठीक, इसमें क्या है? नॉन फ्रेटर्नल पॉलिएंड्री। इस विवाह में सभी पति आपस में भाई नहीं होते। मतलब बहुपति तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी पति हैं सब आपस में भाई हैं। ठीक, अब इसमें क्या है? नायर, टोडा आदि जनजातियों में इस विवाह का प्रचलन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैकलिनन, इनका क्या कहना है? अभ्रातृक बहुपति विवाह को ये नायर बहुपति विवाह की संज्ञा से तुलना करते हैं या कहते हैं। इनका कहना है कि जो अभ्रातृक बहुपति विवाह है इसको नायर बहुपति विवाह की प्रथा कहते हैं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं जहां पे क्या है, बहुपति तो हो गया, बहुपत्नी विवाह, पॉलीगैमी। इसमें क्या है? इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष एक साथ एक से अधिक स्त्रियां रख सकता है। ठीक, यहां पे क्या है? यह प्रथा गोंड, नागा, भील, बैगा आदि जनजातियों में पाई जाती है। ठीक, अगला पॉइंट है द्विपत्नी विवाह अर्थात बायोगैमी। इसमें क्या है? इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष एक साथ दो स्त्रियों से विवाह करता है। लेकिन इसमें ज़्यादातर क्या होता था कि जैसे कभी कभी संतान उत्पत्ति में समस्या होने के कारण इस प्रकार के विवाह किए जाते थे। ठीक, आरेगन और एक्सक्यूमा जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है। अगला पॉइंट है समूह विवाह। इसमें क्या है? ग्रुप मैरिज में इस प्रकार के विवाह में पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है। इसमें क्या है? जैसे मान लीजिए दो ग्रुप है, एक ग्रुप की सारी महिलाएं दूसरे ग्रुप के समस्त पुरुषों की पत्नियां हैं और दूसरे ग्रुप के समस्त पुरुष पहले ग्रुप की समस्त स्त्रियों के पति हैं। हाँ, बड़ी बात यह है कि समूह का प्रत्येक पुरुष प्रत्येक स्त्री का पति होता था।
अब उद्विकासवादियों सिद्धांतियों का क्या मानना था कि विवाह की प्रारंभिक अवस्था भी यही स्थिति रही होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम विवाह और उसके प्रकार की एक झलक में व्याख्या देख लेते हैं और इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब इसमें देखिए, विवाह मैरिज, इसको दो भागों में बांटा गया, एक विवाह और बहुविवाह। ठीक, एक विवाह को दो भागों में बांटा गया, क्रमिक एकल विवाह और एकल विवाह। एक विवाह में क्या है, जिसमें एक समय में एक पुरुष या एक स्त्री एक ही पुरुष या एक ही स्त्री से विवाह कर सकता है। अब इसमें क्रमिक एकल क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, किसी को छोड़ दिया गया, तो उसके बाद दूसरा विवाह कर सकता है, लेकिन एक समय में एक ही स्त्री या पुरुष, एक ही पति या पत्नी होंगे। एकल में क्या होगा, इसमें अगर कोई छोड़ के चला भी गया या फिर वो किसी की डेथ हो गई तो भी वो दोबारा शादी नहीं कर सकता। हाँ, दूसरा है बहुपति विवाह। बहुपति में क्या है, बहुविवाह। बहुविवाह में क्या है, पहला बहुपति विवाह। चर्चा करते हैं बहुपति विवाह की। तो बहुपति विवाह में पहला क्या है, भ्रातृक बहुपति विवाह, और दूसरा क्या है, अभ्रातृक बहुपति विवाह। बहुपति विवाह जिसमें एक स्त्री के एक ही समय में एक से अधिक पति हों, ऐसे विवाह को बहुपति विवाह कहा जाएगा। भ्रातृक बहुपति विवाह जिसमें सभी पति, एक स्त्री के जितने भी पति हैं सभी आपस में भाई होंगे, और अभ्रातृक बहुपति विवाह में सभी पति आपस में भाई हों, यह कोई जरूरी बात नहीं है। दूसरा पॉइंट, बहुपत्नी विवाह जिसमें एक साथ में एक समय में एक से अधिक पत्नियां हों। अगला द्विपत्निक विवाह। इसमें क्या है, इसमें एक कंडीशन दिया गया, जैसे मान लीजिए संतान उत्पत्ति की समस्या आ जा रही, तो ऐसी कंडीशनों में ये द्विपत्नी विवाह किया जाता था। लास्ट है समूह विवाह। समूह विवाह मतलब एक ग्रुप के समस्त पुरुष दूसरे ग्रुप की समस्त महिलाओं के पति होंगे, और दूसरे ग्रुप की समस्त महिलाएं पहले ग्रुप के समस्त पुरुषों की पत्नियां होंगी। इसी के साथ दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ, इसके अगले क्रम में हम हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह, सिख विवाह, ईसाई विवाह एवं अन्य जो भी विवाह के प्रतिरूप हैं उसको लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।